हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएसटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हम करवा रहे हैं। तो आज स्टार्टिंग करनी है 47 से। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट के द्वारा प्लीज़ हमें बताइएगा और अपने प्यारे से कमेंट भी लिखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से स्टार्ट करने के लिए। तो विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ योजना बनाते हुए 5 ही मॉडल काफ़ी प्रचलित है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी सही, एंटरटेनमेंट। 5 ही मॉडल, इसकी व्याख्या करते हैं। 5 ही मॉडल में एंटरटेनमेंट सम्मिलित नहीं है। 5 ई मॉडल में सम्मिलित गतिविधियाँ इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट हैं। 5 ई मॉडल को प्राथमिक विद्यालय के लिए विज्ञान और स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में सुधार के लिए जैविक विज्ञान पाठ्यक्रम अध्ययन BSCS के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। 5 ही मॉडल एक रचनात्मक मॉडल है। इस मॉडल के अन्वेषक के रूप में रोजर बीबी को जाना जाता है क्योंकि ये जैविक विज्ञान पाठ्यक्रम अध्ययन की टीम प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ाना चाहती है। अपनी कक्षा में इस विषय के लिए एक उपयुक्त सत्र हेतु वह निम्न में से क्या योजना बना सकती है? तो ऑप्शन होगा सही हमारा ए, विभिन्न वृक्षों के चित्र लाना। ऑप्शन बी सही है, विद्यार्थियों को नरम काष्ठ से बनी कुछ चीज़ें लाने को कहना। ऑप्शन सी है, विभिन्न वनों व उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताओं तुलनाओं को दर्शाते। डी भी सही है, जलवायु का वनस्पति की प्रकृति पर प्रभाव की चर्चा करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्न में दी गई चारों गतिविधियों को भूगोल की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों को पढ़ाने के लिए योजना में सम्मिलित कर सकती है। इन गतिविधियों से छात्र वृक्षों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। पौधे और वनस्पति किस प्रकार पर्यावरण एवं जलवायु को प्रभावित करते हैं इसके बारे में जान सकेंगे और पौधों की लकड़ियों से लाभ एवं उनकी विशेषताओं से परिचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो कक्षा एक छात्र कहता है कि प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुर। यह कथन कहते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए सही है, आगमनात्मक तर्क, इंक्लूडिव रीजनिंग। तो इसका इंडक्टिव है, इंडक्टिव रीजनिंग। तो ऑप्शन ए सही है, प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुर। इस कथन को कहते समय छात्र आगमनात्मक तर्क का उपयोग कर रहा है। आगमनात्मक तर्क में हम सामान्य नियमों को उत्पादित करने के लिए ज्ञात तथ्यों का उपयोग करते हैं। इसमें निष्कर्ष को सत्य होने की केवल संभावना होती है, निश्चितता नहीं। तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या एक से अधिक कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना निगमनात्मक तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूर के विषय पर समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में सबसे ज्यादा प्रभावी होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूर के विषय पर
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूरों के विषय पर समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा? तो ऑप्शन हमारा बी सही है। क्या कारखाने की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है? तो ऑप्शन ये इसकी व्याख्या जो है करते हैं। क्या कारखाने की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है? यह प्रश्न दिहाड़ी मजदूरों के विषय पर समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि घटनाओं को तथ्य और सबूतों के आधार पर जांचना तथा वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करने की कला को समीक्षात्मक चिंतन कौशल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री डी सौजा चाहते हैं कि उनके छात्र अनुभव से समझें कि प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमतों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस प्रयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा छुट्टियों में किए जाने वाला प्रोजेक्ट सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन सी सही होगा। सब्जी के साप्ताहिक हाट पर जाकर विभिन्न विक्रेताओं से गोभी की कीमत पूछना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमतों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। इस अनुभव को समझने के लिए छात्रों को सब्जी के साप्ताहिक हाट पर जाकर विभिन्न विक्रेताओं से गोभी की कीमत पूछना चाहिए। प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण कीमतें स्थिर होती हैं। इस बाजार में कोई क्रेता कीमत का परिवर्तन नहीं कर सकता है। अल्प विक्रेताओं की स्थिति में विक्रेता आपसी समझौते द्वारा कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। इन कपटपूर्ण समझौतों को कार्टेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें या चुनें। तो ऑप्शन हमारा ए जो है, ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती हैं। ये अभिकथन सही है। और कारण आर, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, ये कथन गलत है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार घटनाओं की व्याख्या अपने दृष्टिकोण के अनुसार करता है। ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या लोभ, भय, कोरी भावुकता मूलक होकर नहीं करनी चाहिए। इतिहासकार जे.एस. मिल ने विभाजन के बीच अंकुरित करने हेतु इतिहास का विभाजन विकृत कालखंडों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं। जब वह वृत्त चित्र आधा देखा जा चुका है तो उसमें एक ऐसा दृश्य दिखाया जाता है जो एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। इस तरह की परिस्थिति से निपटने का समय जिम्मेदारी पूर्ण तरीका क्या होगा? तो ऑप्शन होगा सी सही। छात्रों के साथ उस दृश्य का विश्लेषण करें जिसके दौरान वे समुदाय के संबंध में पेश की गई धारणाओं और सामान्यीकरणों का विरोध कर सकें। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्न में दी गई परिस्थिति से निपटने का सबसे जिम्मेदारी पूर्ण तरीका, छात्रों के साथ उस दृश्य का विश्लेषण करें जिसके दौरान वो समुदाय के संबंध में पेश की गई धारणाओं और सामान्यीकरणों का विरोध कर सके। छात्रों से संबंधित वृत्त चित्र पर तटस्थता पूर्वक सत्य तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए चर्चा करके छात्रों के समक्ष सत्य को उद्भासित करना चाहिए। क्वेश्चन है, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को बाबर के शासनकाल के दौरान हुए विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत हो सकता है? तो
इतिहास के एक शिक्षक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को बाबर के शासनकाल के दौरान हुए विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत हो सकता है? तो ये होगा बाबरनामा या बाबर के स्मरण। ऑप्शन ए सही था। इसकी व्याख्या करते हैं। बाबरनामा या बाबर के स्मरण को शिक्षक अपने छात्रों को बाबर के शासनकाल के दौरान हुए विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्रोत हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रश्न में दिए गए तीनों स्रोत द्वितीयक स्रोत हैं। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शब्दबद्ध किए गए हैं। प्राथमिक स्रोतों से व्युत्पन्न स्रोत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। बाबरनामा बाबर की आत्म कथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था तथा बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं के द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी फार्मिंग प्रैक्टिस, कृषि कार्य संबंधी प्रक्रियाएं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं के द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से कृषि कार्य संबंधी प्रक्रियाओं को हल किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रारंभिक स्तर के एक विद्यार्थी को कृषि संबंधी ज्ञान परंपरा प्राप्त होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्राप्त यह ज्ञान केवल सैद्धांतिक और कंठस्थ नहीं अपितु व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य। छात्र दीवानी कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्य के बारे में अपनी समझ दर्शाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने में उपयुक्त है? तो समाचार, ऑप्शन ए सही है। समाचार पत्र में उल्लेखित दुराचार चुने और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामलों के रूप में वर्गीकृत करें। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। समाचार पत्र में उल्लेखित दुराचार चुने और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामलों के रूप में वर्गीकृत करें। यह प्रश्न में दिए गए शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। वो सभी मामले जिसमें किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए दंड की कार्यवाही हो तो वे मामले आपराधिक या फौजदारी मामले कहे जाते हैं और इससे संबंधित कानून आपराधिक कानून कहलाते हैं। दीवानी मामला वो है जिसमें संपत्ति और पद संबंधी अधिकार विवादित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान प्रश्नों में से कौन सा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए, पंचायत और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पटवारी का कार्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होता है? समालोचनात्मक मतलब कि जोड़ के उसमें तर्क वितर्क करना। ऑप्शन बी, आपके अनुसार ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए? क्यों? तो ये भी ए बी दोनों ऑप्शन सही हैं। की हम व्याख्या करते हैं। पंचायत और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पटवारी का कार्य एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है और आपके अनुसार आपके अनुसार ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए? क्यों? ये दोनों प्रश्न विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा समस्या समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। समालोचनात्मक चिंतन की परिणति समस्या समाधान के रूप में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्य जीवों के संरक्षण का प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रोजेक्ट के योगात्मक आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन होगा डी सही, प्रोजेक्ट बनाने में संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश। रूब्रिक, प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश रूब्रिक प्रोजेक्ट के योगात्मक आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। योगात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन के रूप में होता है। इसके द्वारा पता चलता है कि विद्यार्थी में कितना सुधार किया गया, ये एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है। रूब्रिक शिक्षकों को परियोजना, निबंध और समूह कार्य करने की अनुमति देता है। रूब्रिक एक असाइनमेंट के लिए सही निर्देशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरप्रीत अपने छात्रों से 1857 विद्रोह की ओर अग्रसर करने वाली केंद्रीय घटना पर शोध करके एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहते हैं। वो जमा कराए कार्य को अधिगम के लिए आकलन में प्रयोग करना चाहते हैं। उनके लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न पूछना सबसे प्रासंगिक होगा? ऑप्शन ए सही है, सबसे महत्वपूर्ण घटना तय करते समय आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी? इसकी व्याख्या करते हैं, श्री हरप्रीत को अपने छात्रों से सबसे महत्वपूर्ण घटना तय करते समय आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी? प्रश्न पूछना प्रासंगिक होगा। इस प्रश्न की सहायता से वो अधिगम के लिए आकलन का प्रयोग कर सकते हैं। अधिगम के लिए आकलन को ही रचनात्मक आकलन कहा जाता है। इसे शिक्षार्थी के ज्ञान, समझ व कौशल को विकसित करने के एक उपकरण के रूप में समझा जाता है। क्वेश्चन है, 4 छात्र भारत का एक ऐसा मानचित्र देख रहे हैं जिसका स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है। तो चारों छात्रों को सैद्धांतिक स्पष्टता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखें, अर्थात निम्न स्तरीय स्पष्टता से उच्च स्तरीय तक। तो इसमें हमारा फर्स्ट होगा ये स्टूडेंट 2 वाला। छात्र 2, हमारी कॉलोनी का चित्र बनाने के लिए हमें बड़े कागज की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? एक छोटा कागज भी काफ़ी है। तो स्टूडेंट 3 सेकंड होगा, बड़े पैमाने की किसी चीज़ का अर्थ यह नहीं है कि बड़े कागज़ की ज़रूरत होगी, हमें उसका स्केल बदलना होगा। चलिए हम कागज़ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर लेते हैं। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा ये होगा छात्र फर्स्ट वाला। चलिए अब हम अपनी कॉलोनी का एक बड़ा स्केल नक्शा बनाएं। फोर्थ होगा, नहीं, हमें केवल अपनी कॉलोनी का नक्शा बनाना है, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर का प्रयोग कम दूरी दर्शाने के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये होगा हमारा सही, सी। तो इसकी व्याख्या करते हैं, चारों छात्रों में सैद्धांतिक स्पष्टता के आधार पर बढ़ते क्रम होगा 2, 3, 1, 4। किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना ही मानचित्र है। हम पैमाने के आधार पर बड़े स्थानों का चित्र एक छोटे से कागज पर रेखांकित कर सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र इत्यादि। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो हमारा आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, जैसा हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे सुझाव भी लिखिएगा। और कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा साइकोलॉजी। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।